मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के जिला महामंत्री राजेंद्र बैसला, जो कि पलवल विधानसभा क्षेत्र से भी टिकट के दावेदार है। हालांकि बीजेपी से विधायक हैं दीपक मंगला। बैसला साहब, ये बड़े बड़े होर्डिंग आपने लगा दिए, मैंने पहले भी सवाल किया था, इतनी शुभकामनाएं आपने दे दी, चुनाव लड़ने के लिए आपने लिख दिया ऊपर पलवल विधानसभा क्षेत्र, मतलब चुनाव लड़ने की पूरी तैयारी है। देखिए, ये लोकतंत्र है भूटानी जी। और खासकर भारतीय जनता पार्टी में तो मैंने पहले भी कहा था कि भारतीय जनता पार्टी में तो पूरी तरह से लोकतंत्र है और शुभकामनाएं एक दूसरे को देनी चाहिए। हमारे क्षेत्र के निवासी हैं, उनको शुभकामनाएं देनी चाहिए। यहाँ पर किसी का एकाधिकार तो है नहीं कि एक ही परिवार की चलती है, एक विधानसभा में या प्रदेश में या राष्ट्रीय स्तर पर। यहाँ पर तो जो कार्यकर्ता मेहनत करता है, जिसका जनाधार बढ़ता है, जो पार्टी में सेवा करता है, उस कार्यकर्ता को आगे आने का अवसर मिलता है। बाकी सब उसके साथ में मिलकर के मेहनत करते हैं और पार्टी को विजय बनाने का काम करते हैं। अच्छा, प्रदेश में बीजेपी का भी काफी बुरा हाल बताया जा रहा है। ये कह रहे हैं कि केंद्र में तो भले ही मोदी सरकार आ जाएगी, लेकिन प्रदेश में मनोहर सरकार का तीसरी बार आना नामुमकिन सा लग रहा है। क्या कहेंगे इसके? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि मनोहर सरकार का आना नामुमकिन लग रहा है, और ना ऐसा है कि ये कुछ प्रचार पीछे एक पार्टी, कांग्रेस पार्टी ने ऐसा कुछ प्रचार करने की कोशिश की है। लेकिन मनोहर लाल जी अब तक के हरियाणा प्रदेश के सबसे ईमानदार, सबसे निष्पक्ष व्यक्ति हैं। देखिए, हमने अब तक के बहुत मुख्यमंत्री देखे हैं। हमने चौटाला साहब को भी देखा, हमने भूपेंद्र हुड्डा जी को भी देखा, हमने भजनलाल जी को भी देखा। जो मुख्यमंत्री जिस क्षेत्र का हुआ, उसने अपने क्षेत्र के अंदर ही विकास कार्य कराए। अपने क्षेत्र के अंदर यूनिवर्सिटी, अपने क्षेत्र के अंदर सड़कें, अपने क्षेत्र के अंदर अच्छे अच्छे हाईवे, सारा सब कुछ वहीं पर लाने का काम किया। हरियाणा के अंदर पहला ऐसा मुख्यमंत्री है जिसने पूरे हरियाणा के 22 जिलों में बराबर विकास कार्य करवाए हैं। ऐसा मुख्यमंत्री हरियाणा की जनता खोना चाहेगी क्या? हो जाती है, पेपर लीक हो जाते हैं। देखिए, ये चूहा और बिल्ली वाला खेल है। इसमें अपराधी अपराध करता है, सरकार, पुलिस, प्रशासन उसके पीछे लगता है और उसको रोकने का काम करता है। कोई भी व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि अब तो अपराध नहीं होगा। जो ये हमारे दिमाग में है, गुनाह तो हमारे दिमाग में है, जो करेगा। लेकिन ये कोई नहीं कह सकता कि सरकार ने उनको दंडित करने का काम नहीं किया या उन पर कोई कार्रवाई नहीं की। ये मनोहर सरकार है। मनोहर सरकार के जो रडार में आएगा, जो भी गलत काम करेगा, वो उनके रडार से बच नहीं पाएगा। फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस के नेता करण सिंह दलाल ने, जो पूर्व मंत्री है हरियाणा से और पलवल से 5 बार विधायक रहे हैं, हालांकि पिछला चुनाव वो 28,000 वोटों से हार गए थे, उन्होंने ताल ठोक दी है कृष्णपाल गुर्जर के खिलाफ लोकसभा चुनाव में। उन्होंने कहा कि ये हैट्रिक बनेगी नहीं और वो 3 लाख से ज्यादा वोटों से अंतर से जीतेंगे। केवल विधानसभा से करण सिंह दलाल जी 28,000 वोटों से चुनाव हारे थे। लेकिन फिर भी मैं उनके चलो मनोबल की दाद देता हूं कि उन्होंने लोकसभा का चुनाव लड़ने का मन बनाया। लेकिन मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं कि पिछले 9 साल में पूरी लोकसभा के अंदर की मैं बात कर रहा हूं, पहले भी हमने एमपी देखे हैं, कहीं कोई छोटा मोटा फंड आ जाया करता था तो उस एमपी की वाहवाही होती थी। लेकिन पिछले 9 साल के अंदर हमारे केंद्रीय मंत्री श्री कृष्णपाल गुर्जर जी, जो हमारे फरीदाबाद लोकसभा के सांसद हैं, उन्होंने पूरे क्षेत्र के अंदर बिना किसी भेदभाव के हर गांव तक इतना पैसा पहुंचाया है। तो उसके आधार पर मैं ये कह सकता हूं कि आगे आने वाले चुनाव में कृष्णपाल गुर्जर जी को रोकने वाली तो खैर बात छोड़ ही दो, वो तो उनकी हैट्रिक तो निश्चित है, उस बात को तो छोड़ ही दो। पिछली बार 6.5 लाख वोटों से जीते थे, उससे पिछली बार लगभग 4.5 लाख वोटों से जीते थे। इस बार पहले से मार्जिन बढ़ेगा, इस बात की मैं आपको पक्की बात कह रहा हूं, ये निश्चित है। क्योंकि कृष्णपाल गुर्जर के बारे में अक्सर ये कहा जाता है कि वो दोनों बार जो जीते चुनाव मोदी जी के कारण जीते। वो अगर अपना कोई निर्दलीय लड़ते हैं या किसी और पार्टी से लड़ते हैं कृष्णपाल गुर्जर, उनकी जमानत 11 बजे जब्त हो जाएगी। ये हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, कहते काल्पनिक हैं काल्पनिक प्रश्न है। निर्दलीय लड़ेंगे कैसे कृष्णपाल जी? नहीं, मोदी जी की वजह से जीत होती है। आपके बीजेपी के कार्यकर्ता भी कई बार अक्सर तभी जवान से कहते हैं। जी नहीं, ऐसा नहीं है कृष्णपाल जी। ये तो तय है, देखो लोकसभा का चुनाव है, मोदी जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। कृष्णपाल जी यहाँ से भारतीय जनता पार्टी की टिकट पर लोकसभा का चुनाव लड़ते हैं, तो ऑब्वियसली ये तो चेहरा तो प्रधानमंत्री जी के चेहरे पर ही तो चुनाव होगा ना। लेकिन कृष्णपाल जी का अपना भी यहाँ पर, मैंने बताया ना आपको, जितना पैसा उन्होंने यहाँ पर दिया है लोकसभा के अंदर, जितने काम उन्होंने कराए हैं, भूटानी जी आप पिछले 9-10 साल का जो कार्यकाल है ना, इसे पिछले 20, 25, 30 सालों से उठा करके देख लेना, आप उस कार्यकाल की तुलना भी नहीं कर पाओगे। ये कांग्रेसी हो या येलो वाले हो या दूसरी पार्टी के नेता हो, आम आदमी पार्टी के वाले हो, वो अक्सर ये कहते हैं कि कृष्णपाल गुर्जर ने पूरे लोकसभा क्षेत्र में फरीदाबाद और पलवल
दोनों में काफी पलीता लगाया है। पलीता का मतलब प्राइवेट स्कूल उनके हैं, प्राइवेट अस्पताल उनके हैं, और खजानों में भी उनके हिस्सेदारी है, और बसें भी जो चल रही हैं प्राइवेट गैर कानूनी रूप से, उनमें कृष्णपाल गुर्जर का कहीं ना कहीं हाथ है। देखिए वो विपक्ष में है, आम आदमी पार्टी, इनेलो, कांग्रेस, ये सब विपक्ष में ही है ना। अब ये और क्या बोलेंगे, ये तो कह नहीं सकते भाई कृष्णपाल जी बहुत अच्छे नेता हैं, बड़ा अच्छा विकास कार्य करा रहे हैं, ऐसी भाषा तो बोल नहीं सकते। तो ये तो वो ये कहते हैं कि जो बिल्डर्स भी है ना, वो भी कृष्णपाल गुर्जर जी की हैं। हाँ, तो वो वही विरोधी हो गया ना, निंदा के अलावा वो तो कुछ करते नहीं। लेकिन कृष्णपाल जी एक ऐसे नेता हैं जो अपने विरोधियों की भी निंदा नहीं करते। कृष्णपाल जी का आप कोई भाषण उठा करके देख लेना, वो अपने भाषण में पहले ये बात कहते हैं कि मैं निंदा नहीं करता किसी की, मैं काम करता हूँ। जो काम करता है वो निंदा नहीं करता, और जो निंदा करता है वो काम नहीं करता। तो इन लोगों पर जब कुछ काम नहीं है, विपक्ष में बैठे हैं, तो या तो गाल बजाने का कुछ ना कुछ तो काम करेंगे। राहुल गांधी के ऊपर काफी आरोप लगाए उन्होंने, आपके निंदा नहीं करते हैं? देखिए राहुल गांधी के बारे में आरोप झूठे हैं क्या? राहुल, आप ये कहते हो कि कृष्णपाल ये कहते हैं कि जो काम करते हैं वो आरोप नहीं लगाते, जो आरोप लगाते हैं वो काम नहीं करते। आपका कहना ये है, कृष्णपाल जी भी कहते हैं, लेकिन वो आरोप की जड़ी तो उन्होंने खूब लगाई है, आरोप नहीं, अभी अलावलपुर में भी लगाई थी। आरोप नहीं, वो तथ्य हैं। आरोप वो हैं कि जो जिस बात में कोई सच्चाई नहीं है, जो मनगढ़ंत मन में कहानी आई वही बक दी, ये आरोप होते हैं। वो तथ्य के साथ में बात करते हैं। राहुल गांधी जी के बारे में उन्होंने जो भी कहा है वो सारी बात तथ्य है, एक भी बात झूठ नहीं है। अभी राहुल गांधी ने ये भारत जोड़ो यात्रा करी, ये भारत जोड़ो यात्रा भूटानी जी हम और आप सब समझते हैं, ये देश का युवा समझता है। ये भारत जोड़ो यात्रा असलियत में अपने पूर्वजों के पाप जो थे, अपने पूर्वजों के जो पाप कर्म थे, उनको एक प्रायश्चित था उनके ऊपर, जो उन्होंने भारत को तोड़ने का काम किया था उनके पूर्वजों ने। चाहे वो 1962 में चाइना से युद्ध हो, चाहे देश के बंटवारे की बात हो, जितने भी काम उनके पूर्वजों ने जो गलत काम भारत के अंदर रह करके भारत के साथ में किए, ये उनको उनके ऊपर एक प्रायश्चित यात्रा थी। ये सिर्फ भारत जोड़ो यात्रा नहीं, भारत तो जुड़ा हुआ है, ये उनकी प्रायश्चित यात्रा थी। राहुल गांधी के ऊपर उन्होंने, मोदी जी की आप बात कर रहे हैं ना, तो मोदी जी ने कई आरोप भी लगाए उनके ऊपर। ये कहा कि राहुल गांधी सरनेम क्यों नहीं लगाते, नेहरू क्यों नहीं लगाते। मोदी जी इतने बड़े सम्मानित पद पर हैं, आपको भी पता है सरनेम जो होता है वो दादा का होता है, नाना का नहीं होता। दूसरी बात, संसद में राहुल गांधी जो सवाल उठा रहे थे अडानी के बारे में, अडानी के बारे में कुछ जवाब एक भी नहीं दिया मोदी जी ने, दूसरे मुद्दे पर ले गए। देखिए दो बात, आपने कहा दादा का सरनेम लगाते हैं, ठीक बात है। तो उनके दादा दादा कौन थे? राहुल गांधी के दादा फिरोज गांधी। फिरोज गांधी कौन थे? गांधी फिरोज जी ने तो खुद ने, फिरोज जी तो पारसी थे, उन्होंने तो खुद ने गांधी जी का सरनेम अडॉप्ट किया था। आपको नॉलेज है इसके बारे में? हाँ मेरे को नॉलेज है। फिरोज खान जी, फिरोज खान नाम था उनका, पारसी थे, वो पारसी थे। और उनकी कास्ट भी नहीं, उन पारसी थे जी। वो बहुत लोग उन्हें मुसलमान बताते, वो मुसलमान नहीं थे, वो पारसी थे। आईटी सेल वाले बताते हैं। देखिए आईटी सेल, भारतीय जनता पार्टी का आईटी सेल बहुत जिम्मेदार है, वो नहीं बताते हैं। अब कोई भी व्यक्ति ये कहने लगे मैं आईटी सेल का हूं तो उसको तो रोक नहीं सकते, लेकिन वो पारसी थे और उन्होंने खुद ने महात्मा गांधी का सरनेम उधार लिया था। तो जो ये सरनेम, उधार का सरनेम लेकर के चलने, मेरा नाम बैसला है, मेरे दादा परदादा पिताजी सब बैसला थे, मुझे बैसला लगाने में शर्म क्यों हो? उधार का नहीं है। देखो मैं आपको बताऊं, सुधीर चौधरी एक नामी पत्रकार है, ब्लैक एंड व्हाइट आज तक में आता है, उसको होस्ट करते हैं, उन्होंने पूरा ब्लैक एंड व्हाइट में विवरण दिया है। और राहुल गांधी के दादा थे वो पारसी थे, ये उन्होंने कहा है। फिरोज गांधी, सुनो 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 सुनो, हाँ हाँ हाँ, फिरोज गांधी कैसे नाम पड़ा? उनकी कास्ट थी फारसी में गैंडी, ये उन्होंने स्पेलिंग भी लिखी हुई दिखाई है। अखबार वालों ने, उस समय सोशल मीडिया नहीं था, उस समय टीवी नहीं थे, अखबारों ने अपने आप ही गांधी लिखना शुरू कर दिया, उन्होंने भी ऐतराज उठाया, लोगों ने भी उतराया नहीं है। उन्होंने जो ये अडॉप्ट किया था सरनेम, ये महात्मा गांधी से लिया था, और वो नेहरू जी के नहीं, आप एक बार दोबारा सर्च करना। दूसरे सवाल का भी आपका मैं जवाब दे देता हूँ। आपने कहा कि भाई अडानी के विषय में तो कोई जवाब नहीं दिया। मोदी जी क्या अडानी के विषय में मोदी जी जवाब क्यों देंगे? अडानी के बारे में अडानी जवाब देगा। वो 8 लाख करोड़ रुपए स्वाह हो गया। हिंडनबर्ग की एक रिपोर्ट है, फॉरेंसिक, जो उनकी अमेरिका की फर्म है, 8 लाख करोड़ रुपया स्वाह हो गया। दूसरे नंबर से आज 21वें स्थान पर आ गए। बहुत पोल थी। मित्र जो अमृतकाल आपका चल रहा है, मित्रकाल भी चल रहा है, ये आरोप लगाते कांग्रेसी। तो मैं बता रहा हूँ ना, कांग्रेसियों पर और कोई काम तो है नहीं, आरोप लगाने के अलावा वो करेंगे क्या? अभी मैंने देखा यहाँ पर धरना भी हुआ था पीछे, ठीक है, उसमें भी आरोप लगे थे। अडानी भारत के अंदर एक उद्योगपति है, इस बात को समझिए भूटानी जी। ना राजेंद्र बैसला, ना मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी का कोई कार्यकर्ता उसका वकील नहीं है।
लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूं, ये कांग्रेसियों की मानसिकता के ऊपर मैं जरूर कहना चाहूंगा कि एक गुलामी की मानसिकता है कांग्रेसियों की। जो गोरी चमड़ी जो देखते हैं ना, तो उनको लगता है कि ये श्रेष्ठ है, ये अच्छा है। इसलिए मैंने यहां पर भी देखा था, ये बात बोली गई थी कि धन्य है हिंडनबर्ग, इस तरह की भाषा बोली गई थी। और अपने लोगों के लिए, अपने देश के चुने हुए प्रधानमंत्री के लिए, सांसद के लिए, विधायक के लिए जिस तरह की असभ्य भाषा का इस्तेमाल हुआ था, वो भी मैंने देखा था। और हिंडनबर्ग को धन्य बताया जा रहा है। अडानी को चोर, छोड़िए अडानी को, दूसरी जो कंपनियां हैं, भारतीय कंपनियां, ये गुलामी की मानसिकता मैं इसलिए कह रहा हूं, अपना जो है, हम अपने को हमेशा ये समझते हैं कि ये छोटा है, ये अच्छा नहीं है। ये एक गुलामी की मानसिकता है। पतंजलि की बात हो, अंबानी की बात हो, अडानी की बात हो, ये सब चोर हैं, इनके प्रोडक्ट अच्छे नहीं हैं, ये सब तो चोरी करते हैं। हिंडनबर्ग बड़ा अच्छा है। हिंडनबर्ग क्या है? हिंडनबर्ग एक शॉर्ट सेलिंग कंपनी है। उसका काम क्या है? उसका काम यही है कि भाई किसी भी कंपनी को उठा दिया, किसी भी कंपनी को गिरा दिया, बस। नहीं 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 नहीं, नहीं, आप इस बार हिंडनबर्ग एक फॉरेंसिक रिसर्च टीम का फोरम है, उसने आंकड़े दिए कि जो ये डॉक्यूमेंट्स देते हैं ये फर्जी है। 33 कंपनियां चल रही है मॉरिशस में। फिर एक बात बताइए, फिर हिंडनबर्ग अमेरिका की कोर्ट में ये क्यों कहता है कि हम तो अपनी राय रख रहे हैं? वो क्लेम क्यों नहीं करता? वो ये क्यों नहीं कहता कि हाँ, हम ये दावा कर रहे हैं? 2 बार हिंडनबर्ग के ऊपर मानहानि का केस हुआ है, आपको मैं बता दूं। अब तक सिर्फ 2 ही कंपनियों ने उस पर केस किया है, और दोनों बार भी वो कंपनियां, केस करने वाली जो कंपनी थी, वो हारी। उसका कारण ये नहीं था कि उनके तथ्य गलत थे, उसके कारण ये था कि हिंडनबर्ग के अंदर कोई, हिंडनबर्ग पर भी जो कोई केस करेगा तो वो अमेरिका के अंदर ही कर सकता है, भारत में नहीं कर सकता। और दोनों बार वहां पर अमेरिका के अंदर ये कानून है, वो ये कह करके, उनकी आप जितनी भी रिपोर्ट है उसमें ऐसा पढ़िए कि इट इज बिलीव्ड, ऐसा करके वो लिखते हैं कि ऐसा माना जाता है, ऐसा समझते हैं, हमारी ये राय है। वो कहीं पर भी कोर्ट में ये कह करके बच जाते हैं कि हमने तो अपनी राय दी थी। इस तरह की भाषा बोल करके वो बच जाते हैं। तो हिंडनबर्ग एक शॉर्ट सेलिंग कंपनी है। आप हिंडनबर्ग का पूरा इतिहास उठा करके देख लीजिए। ये पहले ये फोरकास्टिंग कर देती है कि फला फला दिन उसके जो बायर हैं, वो शेयर की जो खरीद फरोख्त होती है, उसमें जाकर के इसके जो और कंपनीज हैं, हिंडनबर्ग से जुड़ी हुई कंपनियां, वो करोड़ों रुपए में प्रॉफिट कमाती हैं, और जो कुछ कंपनीज हैं, वो उनके जो शेयर हैं वो नीचे आ जाते हैं। हमें इस खेल को समझना पड़ेगा भूटानी जी। भारतीय कंपनियों पर, मैं अडानी की बात नहीं कर रहा, जो दूसरी कंपनियां और भी हैं, उनके ऊपर भी हमें अपना विश्वास बनाना पड़ेगा। हमें ये मानसिकता बनानी पड़ेगी कि हम जो भारतीय हैं वो भी कुछ अच्छा कर सकते हैं। एसबीआई और एलआईसी का काफी पैसा अडानी के ग्रुप में लगा हुआ है। पूर्व मंत्री करण सिंह दलाल ने भी पलवल में जब धरना किया था, उन्होंने साफ तौर पर यह कहा था समर्थकों से, लोगों से भी, कि अपना पैसा सुरक्षित कर लें। देखिए, एक बात मैं आपको कहूं, करण सिंह दलाल हमारे यहाँ से कई बार वो विधायक रहे हैं। पलवल की राजनीति में एक बड़ा नाम है। कुछ लोग उन्हें हरियाणा लेवल का नेता भी मानते हैं, खैर। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, इतना जिम्मेदार नेता होने के बाद में मैं समझता हूं कि बहुत जिम्मेदारी के साथ में, तथ्य के साथ में बात करनी चाहिए। मैंने उनका वो भाषण देखा आप ही के यूट्यूब चैनल पर, उसमें उन्होंने बोला कि LIC के 36,000 लाख करोड़ रुपए, ये क्या आंकड़ा है? कुछ रिसर्च करके, कुछ पढ़ करके अगर बोले दलाल साहब, तो जनता भी कुछ समझेगी कि भाई जिम्मेदार आदमी है, उनके चुनाव में आगे भी कोई मदद होगी। 36,000 करोड़ थे, 36,000 करोड़ थे, लाख करोड़ निकला गया, लेकिन फिगर बोला गया नहीं पता उन्हें, ये नहीं पता होगा 36,000 लाख करोड़ रुपए में कितनी जीरो होती हैं, ये तो पता होना चाहिए। 36,000 लाख जो मुंह में आया वही बोल दिया, इस तरह का नहीं। जिम्मेदार नेता है, जिम्मेदारी वाली भाषा बोलनी चाहिए। तो अब LIC ने तो और भी कंपनियों में इन्वेस्ट कर रखा है, उसके बारे में तो कोई नहीं बोला। ठीक है, जब मैं अपना पैसा, चलिए ठीक है, मैं शेयर बाजार में काम नहीं करता, जो लोग करते हैं वो 10 कंपनियों में पैसा लगाते हैं। अगर किसी एक में डूब गया तो उसका ये मतलब नहीं है वो कंपनी चोर है। किसी कारण से भी उसके शेयर नीचे गए तो उसको वो पैसा नुकसान में आ गया। जिस कंपनियों के जाते हैं ऊपर, वो ऊपर आ जाता है। अच्छा, जिस ग्राउंड में हम खड़े हैं, ये पलवल का सीनियर सेकेंडरी स्कूल है और नेताजी सुभाष स्टेडियम भी है। यहाँ पर ग्राउंड बहुत बड़ा है, लेकिन ना तो यहाँ पर कोच है पर्याप्त, और खिलाड़ी भी है। देख सकते हैं आप, ये कबड्डी का है शायद ग्राउंड बन रहा है, उधर हॉकी का है, इधर फुटबॉल का है, इधर बास्केटबॉल का है, कोच नहीं है। लेकिन देखिए, ऐसा सरकार इस बारे में काम कर रही है, और अगर आप 2014 से इसकी तुलना करें भूटानी जी, तो पहले से तो काफी चीजें अच्छी हुई हैं। पलवल के अंदर इंडोर स्टेडियम बन रहा है, घोगेरा में स्टेडियम बन रहा है, और भी मतलब खेलों के मामले में पलवल में बड़े अच्छे काम हुए हैं। ऐसा नहीं है कि काम नहीं हो रहे हैं, लेकिन यह है कि बेहतर करने का हमेशा एक स्कोप रहता है, इंप्रूवमेंट का तो हमेशा एक स्कोप रहता है। बाकी अगर बच्चों की कोई समस्या है
तो मैं खुद भी, अभी मेरी बच्चों से भी बात हुई है, उनकी इस विषय को लेकर के हम आगे भी बात करेंगे, अधिकारियों से भी बात करेंगे। पीछे आप देख रहे हैं MFC है, मल्टी फैसिलिटी सेंटर है। इसमें कुछ सुविधा नहीं है सिवाय EVM मशीनों की। EVM की मशीन रखी हुई है यहाँ पर, सुरक्षा गार्ड लगे हुए हैं। वही भवन का क्या यूज है? देखिए, इसके बारे में मैंने, आप मुझे पहले बताते तो हो सकता है मैं पूरा जानकारी लेकर के आता, मुझे इसके बारे में बहुत ज़्यादा पता नहीं है। लेकिन यदि ऐसा कुछ है भी, तो ये जैसा कि मैंने बताया कि हमेशा एक स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट रहता है, उसे आगे बढ़ेगी सरकार। जहाँ पर जो काम करने हैं वो अच्छे का, जो भी युवाओं के हित के संबंधित कोई भी काम होगा उसे करेंगे आगे। अच्छा, आपके विधायक दीपक मंगला के बारे में ये बात तो साफ तौर पे कही जाती है, लोग कहते हैं कि वो काम कम करते, बातें डींगे हाँकते ज्यादा है। क्या कहेंगे इसके लिए? देखिए, काम, बातें, विकास कार्य कुछ होते हैं, कुछ थोड़े बहुत रह भी जाते हैं। हर कोई व्यक्ति अपने लेवल पर प्रयास करता है, तो इस बारे में मैं तो खैर क्या ही कहूँ, ये चलता है, ये सभी राजनीतिक दलों के अंदर चलता है। अब इससे इनसे पहले विधायक रहे करण सिंह दलाल, क्या उन्होंने कभी ऐसा तो नहीं है कि भाई जो काम करता है वो काम करता ही रहेगा, करता ही रहेगा, करता ही रहेगा, वो कुछ बोलेगा नहीं। जो काम करते हैं ठीक है, उनका प्रचार भी होता है, फिर प्रचार भी किया जाता है, काम भी किया जाता है। राजनीतिक कार्यकर्ता जो भी होगा वो इसी तरह का काम करता है। 28,000 वोटों से आ रहे थे, मैंने पहले भी कहा पिछली चुनाव में, लेकिन आज भी उनका दबदबा बहुत अच्छा है, उनका अफसरशाही में उनकी पूरी पकड़ है। और यहाँ तक कि आपके जो नेतागण है, उनसे निराश होकर कोई लोग जाते हैं तो करण सिंह दलाल की कोठी में चले जाते हैं। मुझे तो अभी तक कोई ऐसा नहीं मिला, मुझे तो नहीं पता करण सिंह दलाल जी की कोठी कहाँ पर है। हाँ, पता है ऐसे कि न्यू कॉलोनी में कहीं पर रहते हैं। अब तो वहाँ रेनोवेशन का काम चल रहा है, फार्म हाउस है उनका कुशलीपुर में। हाँ, कुशलीपुर में मैंने निकलते हुए देखा है, मुझे पता, मैंने देखा है, पर मैंने किसी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को वहां पर नहीं देखा। भारतीय जनता पार्टी का एक समर्पित कार्यकर्ता है, वो एक भाव के साथ में काम करता है, वो काम निकलवाने के लिए नहीं जाता। देखिए भूटानी जी, एक कैडर बेस पार्टी होती है, भारतीय जनता कैडर बेस पार्टी है, एक विचारधारा आधारित पार्टी है। कांग्रेस की विचारधारा क्या है? कांग्रेस की विचारधारा, किसी भी तरह से करके सत्ता में आओ, लूटो, वो लूट मचाओ जो सब याद रखें, इसीलिए फिर लोग उसे भगा देते हैं। भारतीय जनता पार्टी की एक विचारधारा है कि देश सर्वप्रथम, उसके लिए हम क्या अच्छे से अच्छा कर सकते हैं, उस विचारधारा के साथ में कार्यकर्ता जुड़ता है। आपने ऐसे भी कार्यकर्ता देखे होंगे जिनके साथ में कभी उनको व्यक्तिगत कोई लाभ नहीं मिला, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता डटा रहता है, जुड़ा रहता है, मजबूती के साथ में काम करता है। क्यों? क्योंकि उसका एक नारा है कि नेशन फर्स्ट, पार्टी सेकंड, सेल्फ लास्ट। ये एक भारतीय जनता पार्टी का के कार्यकर्ता का भाव होता है, ये हमारी पार्टी का नारा है। आपकी पार्टी सरकार जो है, लोकतंत्र के चुने हुए प्रतिनिधियों को पर्याप्त अधिकार नहीं दे रही है, सरकार के खिलाफ बिगुल बजा रखा है, धरनाबाजी प्रदर्शन कर रहे हैं, ई टेंडरिंग के बिल्कुल सख्त खिलाफ है। हमें भूटानी जी ये बातें समझनी होंगी कि वो इसके खिलाफ क्यों हैं। मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं कुछ ऐसा मैसेज है कि जो मनोहर लाल जी इसके अंदर कुछ अच्छा ही देखते हैं, खूबसूरती देखते हैं इस विधि के अंदर, इस प्रक्रिया के अंदर, और वो चाहते हैं कि सरपंच उस विधि पर आकर के काम करें, निष्पक्षता के साथ में काम करें, सरपंचों का भी लाभ हो सकता है कि कुछ लोग उसे ना समझ पा रहे हो सकता है कुछ विपक्ष के बहकावे में आकर के इस तरह के धरना या उसमें विरोध में शामिल हो रहे हो। लेकिन मैं समझता हूँ कि जैसे समय निकलेगा, उन चीजों की पूरी जानकारियां उन तक पहुंचेंगी, तो वो इसका विरोध नहीं करेंगे, वो इस चीज को अपनाएंगे, इसमें उन्हीं का भला है। वो उन पर कल को कोई ये प्रश्न चिन्ह नहीं लग सकता कि आपने अपने मनमर्जी से कार्य किए थे। विकास कार्यों के लिए तो कोई वो है नहीं, लिमिट नहीं है। कोई ये नहीं कह रहा है कि भाई इस गांव में 2 लाख रुपए से ज्यादा का काम नहीं होगा। गांव में विकास कार्य कराने की कोई लिमिट नहीं है। सरपंचों की पावर केवल 2 लाख रुपए तक की है, बाकी उसके बाद में, क्योंकि एक व्यक्ति चाहे मैं हूं या आप हैं, वो टेक्निकल जानकार नहीं है, लेकिन उस काम को टेक्निकल लोग करें, ऐसा मनोहर लाल जी का प्रयास है। सबसे पहले तक तो कर रहे थे सरपंच जितने भी थे, पहले तो बहुत कुछ हो रहा था भूटानी जी, अब से पहले तो परिवार पहचान पत्र भी कह रहे थे परिवार पहचान पत्र में बहुत खामी है, लोग भटक रहे हैं। अब से पहले तो ये राशन की जो है वो भी मारामारी चलती थी। पहले मिट्टी का तेल आता था, उसे लोग कमाते थे, करोड़ों रुपए कमाते थे, उसके अंदर सारे कांग्रेसी अपने कार्यकर्ताओं को दिला देते थे डिपो, उसमें से लोग कमाते थे। पहले तो ठेके भी अपनी मनमर्जी से कर देते थे। पहले तो पेंशन भी गांव में आती थी, कैश सरपंच बैठ करके या कोई गांव का एक मुख्य कांग्रेसी कार्यकर्ता बैठ करके पेंशन बांटता था, किसी मजदूर को, किसी गरीब को, किसी बुजुर्ग को मिली, नहीं मिली। पहले तो जाने क्या क्या होता था। पहले वाली व्यवस्था खराब थी। 8 साल से 8 साढ़े 8 साल से आपकी सरकार है, अभी बदली है। देखिए, सुधार एक सतत प्रक्रिया है। और
जो राशन डिपो की बात कर रहे हो, राशन डिपो होल्डर भी आपकी सरकार के खिलाफ हड़ताल कर रहे हैं। मैंने बताया ना आपको, कोई परिवर्तन जब होता है तो उसके बारे में बहुत सारी भ्रांतियां रहती हैं, लेकिन धीरे धीरे जब हम उस परिवर्तन में जाते हैं, आधार कार्ड हो, परिवार पहचान पत्र हो, वोटर आईडी हो, ड्राइविंग लाइसेंस हो, इस तरह का जो भी एक वो रहता है, उसके बारे में पहले एक भ्रम फैल जाता है, अफवाह फैल जाती है कई बार, तो लोगों को मन में ऐसा भ्रांति फैल जाती है। कई बार आपने देखा होगा कि मार्केट के अंदर जब कोरोना के टाइम में बाजारों में लाइन लग गई थी, तो वो अफवाहों का जो दौर होता है, वो कांग्रेस ही उसमें माहिर है, हम ये मानते हैं। और कई बार वो अफवाहें थोड़ा काम कर जाती हैं, लोगों पर चढ़ जाती हैं, तो लोग इस तरह के डिसीजन लेते हैं। परिवार पहचान पत्र में 10-10 साल के बच्चों की भी इनकम दिखाई दी गई है। त्रुटियां क्यों? होती हैं, त्रुटियां होती हैं, मैंने कभी ये नहीं कहा। मैंने पहले भी कहा कि राशन डिपो वाले पूरे प्रदेश में, बल्कि ऑल ओवर इंडिया स्तर पर सरकार की नीतियों के खिलाफ। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, त्रुटि मनुष्य से होती है। कभी किसी सीएससी वाले ने किसी की इनकम कम डाल दिया, ज्यादा डाल दी, वो एक त्रुटि है, वो ठीक हो सकती है, उसमें कोई बुराई नहीं है, वो हम मानते हैं। लेकिन एक होता है मानवीय भूल, मानवीय चूक, एक होता है उस व्यक्ति की मंशा क्या है, इरादा क्या है। कोई भी व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि इस सरकार की मंशा खराब है, कोई भी व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि ये इस काम को इसलिए कर रहे हैं ताकि इन्हें चोरी का रास्ता मिले। उन हमारी सरकार के मुख्यमंत्री की, हमारी सरकार के प्रधानमंत्री की मंशा स्पष्ट है कि इस जो ये चोरी है, जो ये गैप हैं, इनको बंद करना है, और जो ये छिद्र व्यवस्था के अंदर हुए पड़े हैं, इनको बंद करके एक पारदर्शी व्यवस्था हमें कायम करनी है। तो ये थे हमारे बीच में जिला महामंत्री भारतीय जनता पार्टी पलवल राजेंद्र बैसला। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बेहतरीन कार्य कर रही है, कुछ त्रुटियां हो सकती हैं जिन्हें अब दूर भी किया जा रहा है। नेताजी खेल स्टेडियम से सतीश बुटानी मेरा आपसे अनुरोध है, नीचे आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल, इसको आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में जाके प्रतिक्रिया दें, इस लिंक को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। वोकल फॉर लोकल के लिए आप इतना सहयोग अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।